दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं कि इस समय लगातार हिमाचल की जो राजनीति है, उसकी तरफ सभी की निगाहें लगी हुई हैं और हिमाचल में जिस तरह से पिछले 2-3 दिन का जो घटनाक्रम घटित हुआ है, उसने फिर से भारतीय राजनीति की उस जो दिशा है कि फ़िरक़्त वाली या पाला बदलने वाली जो राजनीति है, उसको एक नया मुकाम हिमाचल में भी मिल गया है। बल्कि कहा जाता है कि हिमाचल में इस तरह की जो दल-बदल वाली राजनीति मुख्यतः कभी प्रमुख रूप से नहीं रही है। लेकिन इस बार के राज्यसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से वहाँ पे 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, निर्दलीय विधायकों ने भी हालाँकि बीजेपी पक्ष में मतदान किया, लेकिन वो निर्दलीय हैं, वो स्वतंत्र में कहीं भी किसी को मत अपना दे सकते हैं। लेकिन पार्टी के टिकट पर जीते हुए अगर विधायक अपनी पार्टी से अलग दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को अपना समर्थन देते हैं, अपना वोट देते हैं, तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं जो राजनीतिक दलों की जो राजनीति है, उसको पता चलता है कि वह किस दिशा में और किस दशा के अंदर आज हो चुकी है। लगातार राजनीतिक उठा-पटक के नए-नए जो इक्वेशन है हिमाचल में वह देखे जा रहे हैं और आज विधानसभा अध्यक्ष ने 6 सदस्यों की विधानसभा की जो सदस्यता वो रद्द कर दी क्योंकि जिस तरह से चीफ व्हिप जो थे कांग्रेस पार्टी के उन्होंने उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को अपनी एक याचिका दी थी, तो उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन इसके बावजूद भी हिमाचली राजनीति में ठहराव अभी दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार नए-नए समीकरणों बनने की दिशा में लोग अपनी आकलन व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में और कुछ नए घटनाक्रम हिमाचल की राजनीति में देखे जा सकते हैं। जैसे कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह का जो खेमा है, वह भी अपने जो दबाव है लगातार कांग्रेस पार्टी बना रहा है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना अलग जो पार्टी का हाईकमान है, जो पार्टी का नेतृत्व है, उनसे उनकी जो सामंजस्य है, वह सब अलग-अलग तरह से सब उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं और जो पार्टी के पर्यवेक्षक हिमाचल में गए थे, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने वर्तमान में ऐसा लगता है कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। लेकिन क्या ये स्थायी है या इसमें और कुछ परिवर्तन की संभावना आने वाले समय में हम देख सकते हैं? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़ा हुआ है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ रविंद्र सूद जी हिमाचल से जुड़े हुए हैं पालमपुर से। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिमाचल की राजनीति को बहुत बखूबी वह जानते हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि हिमाचल की राजनीति में वर्तमान का जो घटनाक्रम है, उसके आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावना है। साथ ही हमारे साथ इस समय गुजरात से गिरीश जोशी जी जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। उनका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं रविंद्र सूद जी से ही करता हूँ। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल में हम देख रहे हैं, हालाँकि हिमाचल में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियाँ प्राय कम होती हैं, ऐसी कोई मुख्य रूप से ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ पे नहीं होते हैं क्योंकि बड़ा छोटा स्टेट है और 68 विधानसभा की सीट है वहाँ पर। हम प्राय देखते हैं कि वहाँ पे जो भी सरकार चुन के आती है, वह अपना कार्यकाल भी पूरा करती है लगभग 5 साल का और लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल में इस बार घटित हुआ है, वह चौंकाने वाला तो है ही और साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से असंतोष के सवाल लगातार चल रहे थे, उसने कहीं न कहीं राज्यसभा चुनाव में मुखरता के साथ सबके सामने अपनी जो असंतोष को प्रदर्शित भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस असंतोष को हवा दी है। क्या बीजेपी का ही मुख्य भूमिका है या कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, उसका भी इसमें कुछ योगदान रहा है? किस तरह से आप पूरे विषय की व्याख्या करेंगे? रविंद्र सूद जी। देखिए ऐसा है कि फिलहाल तो हिमाचल में संकट जो है वो थोड़ा टलता नजर आ रहा है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। ये बिल्कुल एक पासिंग फेज है और अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि आग ठंडी जरूर हो गई है लेकिन बुझी नहीं है। बीच में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य का जो खेमा है वो अभी भी एक्टिव है। वो अभी भी सुक्खू के साथ किसी किस्म का समझौता करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। हाईकमान का दबाव उनके ऊपर जरूर है, लेकिन अभी सुबह ही प्रतिभा सिंह ने हॉली लॉज में पत्रकारों को बताया कि विक्रमादित्य ने इस्तीफा वापस नहीं लिया है और अभी भी वो अपने निर्णय पे कायम है। इन बिटवीन जो 3 ऑब्जर्वर शिमला में थे, उन्होंने अलग-अलग दोबारा प्रतिभा सिंह और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलएस के साथ दोबारा बात करी और उसके बाद वो एक निर्णय पे पहुंचे कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए ताकि सारे डिसीजन जो हम मिल के लिए जाएं और सुक्खू अकेला कोई डिसीजन ना ले सके। तो उस कमेटी में प्रतिभा सिंह को भी रखा गया है और चीफ मिनिस्टर तो उस कमेटी में है ही हैं और 5 लोग और रखे गए हैं। तो अभी तक उस कमेटी के नामों की पूरी अनाउंसमेंट हमारे पास नहीं आई हुई है, लेकिन डैमेज कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है और लेकिन कितने दिन चलेगा, क्या होगा? इसके साथ ही प्रतिभा सिंह का शाम को एक बयान आया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन एमएलए की है उसमें पार्टी लीडरशिप ने बड़ी जल्दबाजी दिखाई है
और इनको मौका दिया जाना चाहिए था, इनके साथ बातचीत की जानी चाहिए थी। ये लोग पिछले 8-10 महीने से अपनी प्रॉब्लम्स लेके कांग्रेस हाईकमांड के पास जा रहे थे और राहुल गांधी इनको बिल्कुल टाइम मिलने का नहीं दे रहे थे। जब भी कोई वो बात करते थे तो राहुल गांधी कहते थे टॉक टू केसी। केसी मीन्स केसी वेणुगोपाल, वहां जाइए। और राहुल गांधी इनको टाइम नहीं दे रहे थे मिलने का। उस वजह से ये लोग जो थे ये काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और इन्होंने क्रॉस वोटिंग करने का डिसीजन लिया। तो प्रतिभा सिंह अभी भी ये कह रही है कि ये डिसीजन जो है गलत है, हालांकि पार्टी ये डिसीजन ले चुकी है। 6 लोग जो है डिस्क्वालीफाई किए जा चुके हैं। लेकिन इन सारे आज के घटनाक्रम को देखते हुए ये लगता है कि ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस इन हिमाचल, और ये चीजें बड़ी जल्दी थमने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, जी। जैसा आपने कहा कि अभी थमने वाली नहीं है, ऐसा आपको लगता है, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो भी एक तरह का जो विवाद सामने आ रहा है आपस में पार्टी के नेताओं में, वह नुकसान तो पार्टी का करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गिरीश जोशी जी के पास हूँ, तो गिरीश जोशी जी, आपको क्या लगता है पूरे वर्तमान एपिसोड को अगर देखें, ऐसे में जो पूरा खेल है, वह किस दिशा में आपको ज़्यादा दिखाई देता है? क्या लगता है आने वाले समय में कि किस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल में और हो सकते हैं? गिरीश जोशी जी। जी, एक चीज आप समझ लीजिएगा कि भाजपा की एक चीज में बहुत अच्छी मास्टरी है कि वो जो आपसे बुलवाना चाहते हैं ऐसा एक नैरेटिव वो बाजार में फेंक देते हैं। हम लोग बैठते हैं एनालिसिस करने के लिए, हमको उनकी स्टोरियां नहीं बतानी है। आप एक चीज समझ लीजिएगा कि प्रति बार इनका जो होल्ड था इसको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, और इस जंक्शन पे जब 2-3 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं तो ये पलटी मारना, ये वो, इट इज ऑल फॉर अ कॉस्ट। इनको कोई बड़ी मोहब्बत नहीं हो गई है या सुक्कू ने कोई इतना बड़ा इनका नुकसान नहीं कर दिया है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर भी तो काम कर रहे थे। आपने अडानी जी को भी परेशान करके रखा हुआ है, आपको वहां काम नहीं करने दे रहे हैं, तो ये नैरेटिव यही लोग चला रहे हैं। अभी आज ही जैसे बोला कि भाजपा आरएसएस वालों ने बताया है कि भाई मोदी जी का विकल्प ढूंढा जा रहा है। अब ऑफिशियली किसी को पूछो तो किसी ने ऐसा बोला ही नहीं, ये खुद ही ऐसा कुछ चला देते हैं। इनको एग्जैक्टली पता होता है कि हमको क्या करना है और क्या डिस्टर्बेंस करना है। ये जब भी कोई बड़ी बात छोड़ देते हैं तो हमको उसके पीछे देखना पड़ेगा कि ये कौन सा छोटा खेल कर रहे हैं। अब ये 6 लोगों को निकाल दिया है, मैं नहीं समझता हूँ कि इतने परिपक्व नहीं थे पॉलिटिक्स में कि वो 2 महीने के लिए इतना बड़ा कदम उठा दे। हालांकि उनको पता था कि निकाल दिया जाएगा। या तो उनको 4 महीने की विधानसभा की कॉस्ट दी गई है कि चलो आप एमएलए नहीं रहोगे, आपका खर्चा हम दे देते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। और ये करने से हुआ ये कि इनको जो नहीं अंदाजा था कि कांग्रेस कैसे रिएक्ट करेगी वो उसने कर दिया। जो आपने पार्लियामेंट में किया था कि एमपीओ को निकाल के आपने बिल पास करवाया, वो इन्होंने भी करके दिखा दिया। तो एक आप समझ लो कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड अब कांग्रेस और विपक्ष को भी आ रहा है। और हम जो समझ रहे हैं कि भाई मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं, तो नीतीश कुमार, शरद पवार ये कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इन्होंने इनसे बहुत बड़ी उम्र में पॉलिटिक्स देखी हुई, और शरद पवार ने तो 2 बार प्रूव करके दिखा दिया है। और आप एक चीज समझ लीजिएगा कि जितने भी अभी आप 4 स्टेट पकड़ लीजिए, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, और इसमें आप देख लीजिए 168 सीटें हैं। उसमें से जो इंडिविजुअल भाजपा की सीटें पकड़े तो 106 है। 68 सीट तो यहाँ ही उनकी माइनस हुई चली जा रही। तो वो अपने आप को कहीं से भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ में जाके उनको अभी वो एमजी भी अच्छा लग रहा है, मैं वो अपना ये इनके लीडर डीएमके के अच्छे लगने लगे। तो अभी ये फ्रस्ट्रेशन में ये सब कर रहे हैं। तो हम लोग उनका नैरेटिव चला के उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने गलती कर दी, कांग्रेस ने अच्छी चाल चली है, उसका एनालिसिस हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो हमको ये चाहिए कि हम वो नैरेटिव नहीं चलाएं जो गोदिया मीडिया चला रहा है। गोदी मीडिया तो सुबह से लगा हुआ है, अभी ये कांग्रेस टूट जाएगी, अब ये सरकार गिर जाएगी। हिमाचल का आगे भी 2 डिस्कशन में देखा था, उन्होंने बोला हिमाचल का जो टिपिकल नेचर है वो बहुत ही अजीब है, वो कभी गद्दारों को माफ नहीं करते हिमाचल की पब्लिक। तो आप समझ लीजिए, वो बोले इतिहास में आप देख लो, जब भी किसी ने गद्दारी करी हिमाचल की पब्लिक उनको माफ नहीं करती है। और वो एजुकेटेड है और वो स्टडी करते हैं कि हमको कौन कितना काम आएगा, उसके हिसाब से वो वोटिंग पैटर्न होता है उनका। ये महाराष्ट्र या गुजरात नहीं है। महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र सेंटीमेंट को छेड़ के वोट ले सकते हैं, गुजरात में आप पैसा दिखा के बिजनेसमैन है आप वोट ले सकते हैं। तो हर स्टेट की अपनी अपनी तासीर है। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्नाटक, बांग्लादेश, तेलंगाना में ये फेल नहीं होते, क्योंकि आपको हर चीज की नैरेटिव, आप गुजरात मॉडल जो लेके गए हैं वो गुजरात मॉडल ऑल इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट का जो तासीर है वो अपना अपना अलग है, उनकी सोच अलग है। आज आप जिस चीज को छोड़, नॉर्थ ईस्ट में जो बेल्ट आप पकड़ना चाहते हो, वहां से सबसे बड़ा इश्यू तो अनएम्प्लॉयमेंट का है। आप किसानों से क्या बिहेवियर कर रहे हो, क्या हिंदुस्तान नहीं देख रहा है? तो हर स्टेट को अपनी इकोनॉमी, आज अगर हम बोल रहे हैं कि अडानी की वजह से वहां पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, तो अडानी जी तो केरला में भी पैसा लगा रहे हैं, तमिलनाडु में भी लगा रहे हैं, आंध्रा में भी लगा रहे हैं, वो बिजनेसमैन है।
उसको अगर अपने धंधे पे खतरा लगेगा तो वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता। ये बिजनेसमैन का इनहेरेंट एक नेचर होता है, वो अपना प्रॉफिट पहले देखेगा। तो ये जो खेल कर रहे हैं, अभी इनको 6 को निकालने के बाद अखिलेश ने आज अच्छा स्टेटमेंट दिया कि ये सब होने से हमको कम से कम हमारा फिल्टर हो गया कि हमारे गैंग में कौन से सामने वाले पक्ष के आदमी थे, तो अब हम ज्यादा अलर्ट हैं, अब हम इसको सर्वे करेंगे। ऐसा नहीं है, स्टेट के पास भी इंटेलिजेंस होता है, स्टेट के पास भी रिपोर्ट आता है। ये बोल रहे थे कि सुक्खू को हम लोग 6 महीने से बोल रहे हैं तो हमको वो मिल नहीं रहे थे, भाई उनके पास भी तो रिपोर्ट जा रहा था। आप भी तो 6 महीने भाजपा वालों के नेताओं के घर पे खाना पीना खा के घूमते फिरते रहते, तो क्या वो रिपोर्ट नहीं होगा? तो ऑब्वियस है, जब आपने अपना बिहेवियर ही अगेंस्ट कांग्रेस कर लिया तो कांग्रेस के नेता से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज आसाम के सीएम को ऐसे बोल दिया, ये बिहेव क्या? क्योंकि आसाम तो ऑलरेडी प्लांटेड आदमी था ही बीजेपी का, तो अब उनकी भी तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये था कि ओपनली जो गेम करते थे नहीं चलेगा, अब सब गेम करेंगे। और जितने भी गए हैं, आप एक चीज समझ लीजिए, वो भाजपा की सीटें मांगने जा रहे हैं। आज इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये कितनों को कितनी सीटें देंगे। महाराष्ट्र में 20 सीटें मांगी गई है, तो 20 उसको भी देंगे, 20 तो क्या 8 सीट पे लड़ेगी भाजपा। तो इनका अभी कंफ्यूजन जो है वो ये है, ये सब अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पूरी गोदी मीडिया को एक एजेंडा दे देते हैं ये लोग कि अभी डिस्कस करिए, सुक्खू अब रहेगा नहीं, 15 दिन में चला जाएगा, ये हो रहा है, 6 हमारे में आ गए और 8 हमारे में आ गए। लेकिन ये जो गद्दारी इस वक्त कर रहे हैं, ये एक ओपनली आके बोल दें, इतना ही अगर शरीफा होता, इनको दिक्कत होती तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते बाहर निकल के। तो आप एक समझिए कि ये जो पॉलिटिकल गेम्स जो चल रही है, इसमें हम वॉक इन करने की बजाय हम इनका पूरा कच्चा चीटा ही खोल दें, कोई भी हो, भाजपा ही क्यों, अगर कांग्रेस भी कुछ गलत कर रही है तो कच्चा चीटा खोल दें। सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐसे निभा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। सही कहा आपने कि बड़ी जो राजनीति है जिस तरह से है, उसके किसी मतलब जो आने वाले समय में और उसमें नए नए डेवलपमेंट तो होंगे, साथ ही जो चुनौतियां हैं दोनों पार्टियों के लिए समान है। चाहे बीजेपी के लिए चिंताएं ऐसे नहीं है कि उनकी अगर किसी दूसरे पार्टी कमजोर करते हैं तो उनकी चिंताएं कम हो जाती हैं, उनकी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। और जैसे आपने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, तो जो लोकसभा सीट है उनका जो गणित है वह बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ा रहा है। और मैं रविंद्र सूद जी के पास आता हूँ। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है DK शिव कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर उभर के सामने आए जो डैमेज कंट्रोल करने में भाई मतलब हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने कर्नाटक में दिखाया, तेलंगाना में दिखाया और हिमाचल में भी उन्होंने दिखाया कि किस तरह से कि जो बीजेपी की रणनीतिक काट है वो DK शिव कुमार अच्छी तरह जानते हैं। और उन्हीं की जो पार्लियामेंट का उदाहरण दिया गिरीश जोशी जी ने, उस तरह से हिमाचल में उन्हें सस्पेंड करके उन्होंने अपनी जो बजट का था उसको पारित भी कराया। तो एक तरह से बीजेपी चाल को नाकाम इस समय करते हुए दिखाई देते हैं। तो आने वाले समय की जो स्थितियां हैं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकट है, ऐसे में 4 लोकसभा सीटें हिमाचल की, उसमें किस तरह समीकरण आप देखते हैं बनते और बिगड़ते हुए दोनों पार्टियों के लिहाज से? देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन में तो फाइट तो होगी, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हो जाएगा कि बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी, ऐसा नहीं लगता है मुझे कोई भी। लेकिन जो कांग्रेस में थोड़ा बहुत हुआ है वो डैमेज कंट्रोल कांग्रेस को करना पड़ेगा। और कांग्रेस के लिए अपने जो लोग हैं, जिन कंस्टिट्यूएंसी से 6 कंस्टिट्यूएंसी से लोग गए हैं और जिनको कांग्रेस ने निकाला, कांग्रेस को वहां अपना बेस को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। उसमें मेजर पार्ट जो है वो हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी का, जहां से अनुराग ठाकुर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहां से 3 MLA जो हैं, ये देवेंद्र भुट्टो, बबलू, रजनीश और अपने लखनपाल, ये 6 में से 4 तो वहां से हैं जो हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी से, जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। वहां पे पहले ही कांग्रेस वीक है उस कंस्टिट्यूएंसी में, तो वहां कांग्रेस को अपने डैमेज कंट्रोल के लिए एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगले 2 महीने में, पार्लियामेंट का इलेक्शन अगर ठीक तरीके से लड़ना है। बाकी जगह पे कोई कांग्रेस को बड़ा ये नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है। कांगड़ा में कोई बड़े नुकसान की बात नहीं आ रही है कि सुधीर शर्मा के जाने से पूरे डिस्ट्रिक्ट को डैमेज होगा, ऐसा नहीं लगता है मुझे कोई भी। तो कांग्रेस को ये चीजें जो है कांग्रेस को समझनी पड़नी, कांग्रेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको जरा थोड़ा मजबूत करना पड़ना, और उसके यानी कि 2 महीने बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो इनको अपनी तैयारी जो है पूरी करनी पड़नी है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को पहली सेटबैक हिमाचल में लग चुकी है, क्योंकि सुक्खू ने अपना बजट पास करवा लिया है, 6 लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं, और डिस्क्वालीफाई करने का पर्पज ही ये था सुक्खू का, ताकि बाकियों को डर हो जाए और ना कोई जंप करे आगे। तो उसने बड़ा राजनीतिक सूझबूझ से ये निर्णय लिया है। तो सुक्खू उसमें काफी हद तक कांग्रेस पार्टी जो है उसमें सक्सेसफुल है,
इसमें ये जो एक्सपेल किए हैं, बाहर निकाले हैं, इसमें डीके शिव कुमार जी का रोल बहुत ज्यादा है। उन्होंने आके सारी रणनीति जो है हिमाचल में आके बनाई है, और उन्होंने ही इस वक्त सारी पार्टी को इकट्ठा किया है। हर एमएलए से उन्होंने अलग अलग बात करी है, और उन्होंने हर एमएलए को ये बात समझाई है कि ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का। पार्लियामेंट का इलेक्शन सिर पे है, 2 महीने बाद आपसे दोबारा बात की जाएगी। अगर चीफ मिनिस्टर को हटाना होगा तो 2 महीने बाद फिर पार्टी जो है वो सोच सकती है, लेकिन 2 महीने तक, जब तक पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं होता है, तब तक आप लोगों को मिलजुल के इकट्ठे होकर चलना पड़ना, ये बात है। जयराम ठाकुर ने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, कि कुछ लोग हमारे साथ और हैं, लेकिन अब लगता नहीं कि कोई आदमी क्वालिफिकेशन के बाद कोई आदमी बाहर आएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी के साथ चलेगा। और इन 6 लोगों को जो इस वक्त बीजेपी के चुंगल में है, वो उनको तो बीजेपी की ट्यून्स के साथ ही डांस करना पड़ेगा। वो सोचे कि कांग्रेस पार्टी में वापस आएंगे, कोई उनको लेगा, कोई उनकी सुनेगा। मुझे आज के हालात से ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज के हालात ऐसे बताते नहीं कि उनकी वापसी होगी कांग्रेस पार्टी में। और मैं गिरीश जी के पास, गिरीश जी, जो कांग्रेस ने एकदम एग्रेसिव जो अपना एक्शन दिखाया है, क्या उसकी उम्मीद ही इस तरह के जो विद्रोही या जिन्होंने दगा की थी पार्टी के साथ राज्यसभा चुनाव में, उन्हें उम्मीद थी क्या, जब उनके जो पैरोकार थे अप्रोक्ष रूप से पर्दे के पीछे से, उन्हें भी शायद उम्मीद नहीं होगी कांग्रेस इतना एग्रेसिव एकदम से कदम उठा लेगी। तो कांग्रेस ने क्या इस तरह के अपने एक्शन से उनकी रणनीति को एकदम से धरती पर ला दिया? क्या लगता है आपको? वही मैं बता रहा हूँ कि रणनीति देखो, सब अपने अपने फील्ड में होशियार हैं। आप एक समझ लीजिएगा कि सारों के पास स्ट्रेटेजी प्लानिंग तो है। अभी जितना ऑपोजिशन में पद यात्रा शुरू करना, ये क्योंकि 10 साल तक जो नशा था ना, वो नहीं उतर पा रहा था। आज ग्राउंड रियलिटी में आपने क्या करा, मीडिया को आपने ब्लैंक कर दिया, पब्लिक को पता ही नहीं चलता है। आज पब्लिक को थोड़ा बहुत भी अगर पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे क्या रहा है, दैट इज सोशल मीडिया। तो दिक्कत ये कि अब समझ में आ रहा है सबको। आपने जितना भी बोल दिया, अभी आप देखिए गुजरात में ही, अभी आप रिसेंटली देखिए, अभी कुछ 2-4 दिन पहले आयुष्मान कार्ड जो दिया गया था 5 लाख का, उसको बाद में 10 लाख करा उन्होंने। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, बोले हमको 2 साल से पैसे नहीं मिले। तो इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो ये एडवर्टाइजमेंट करोड़ों रुपयों की देके बता रहे हैं, उनको कोई काउंटर करने वाला नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ग्राउंड रियलिटी जो पब्लिक की समझ में आ रही है, आपने वहां पे राजस्थान में गवर्नमेंट आते ही 500 का सिलेंडर कर दिया, तो गुजरात वालों के पास क्या ज्यादा पैसे पड़े? क्या यहाँ गरीब लोग नहीं है? 80 करोड़ को तो आप अनाज दे रहे हैं, उनको तो आप गैस सस्ता कर दो। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, वो अब लिटरली सरफेस पे आ रही है, पब्लिक समझ भी रही है। और जब पैसा नहीं आता है, बेरोजगारी है, तो वो तो उनको घर में समझ में आ रहा है ना। तो दिक्कत है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से या मीडिया वालों का बताने से कि भाई बहुत सब कुछ अच्छा हो गया है, वो ग्राउंड रियलिटी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और एपा का समझ लीजिए कि गुजरात में, मैं आपको दूसरों स्टेट का भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट आप देखिए, बिहार में यूपीए को 31% मिला था, जहां पे इनको जीतने में परसेंटेज थे 24 और 22। आप सब जगह देखिए तो यूपीए ने बैड परफॉर्मेंस नहीं किया, पब्लिक वोटिंग उनके साथ ग्राउंड रियलिटी में अभी भी है। कर्नाटक में 42% था यूपीए का, एमपी में 35% कांग्रेस ने अलग ने लिए हुए, अकेले लिए हुए थे। तो वोट परसेंटेज तो है। तो सोशल इंजीनियरिंग जो भाजपा कर सकती है, उसको अगर डिस्टर्ब करना है तो इंडिया गठबंधन को साथ में आके, अगर आप 1 to 1 आ गए सामने, तो आप बताइए कौन सी पॉलिसी भाजपा की काम करेगी जब आप 1 to 1 ही आ जाते हो। गुजरात का इंसिडेंट मैं आपको दे सकता हूं कि जो वोट आप खा गई थी विधानसभा में, उतने ही वोट 52% से भाजपा जीती थी। अगर कांग्रेस और आप साथ में होते तो कट टू कट फाइट चलती। तो अभी ये समझ में आ रहा है इनको। आज ये केजरीवाल जी भी बुरे हो गए, अभी इन पे सीबीआई जा रही है, ईडी जा रही है उनके, क्योंकि उनको उनकी पॉलिसी समझ में आ गई कि शायद ये इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। अखिलेश जी ने जैसे वहां पे खेल कर दिया, तो उनके पीछे भी लगा दिया तेजस्वी के सामने। तो ये अभी जो है ना, बहुत पुराना हो गया, क्योंकि दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो खुद ही मर्ज बन जाता है। अभी लोग नहीं इस बात को समझ रहे हैं, और आप जितना करोगे वो आपके अगेंस्ट में नैरेटिव जाएगा कि आप लोग दादागिरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि चोरों को तो आपने ले लिया और वो एविडेंस हो गया। जिसको आप बोल रहे थे कि ये बड़ा कौभांडी है, वो दूसरे दिन आपकी पार्टी में आके डिप्टी सीएम बन जाता है और केस बंद हो जाते हैं। तो क्या पब्लिक नहीं समझ रही है? पब्लिक नैरेटिव समझ रही है, और अभी जितना ज्यादा हो रहा है वो इतना उनके अगेंस्ट जा रहा है, ये आप मान के चलिएगा। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि पब्लिक सब समझ रही है, जिस तरह की बातें कही गई थी, उसके उलट भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पब्लिक को समझ में आती हैं कि राजनीति का स्तर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है।
मैं रविंद्र जी के पास था, तो रविंद्र जी जैसे ईडी सीबीआई की बात होती है, हिमाचल में हम इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अडानी का मुद्दा एकदम से चर्चा में आता है और सभी कहते हैं कि अडानी का भी इसमें जो समूह की जो व्यापार है उससे जुड़े भी कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो वहाँ की राजनीति को अस्थिर करने का लगातार प्रयास हो रहा है। जैसे वो सेब की जो खेती है उस वह मुद्दा है, या अडानी के जो सीमेंट के जो प्लांट है उसका मुद्दा है। तो तमाम तरह के जो अंदरूनी वहाँ के हिमाचल से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लगातार वहाँ की राजनीति को प्रभावित भी किया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, उसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं उसकी जो परछाई आप इन मुद्दों इस घटनाक्रम पर देखते हैं, इसका असर इन घटनाक्रम पे आप देखते हैं? रविंद्र सूद जी। देखिए, अडानी के बड़े इंटरेस्ट हैं हिमाचल में। जितनी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो सारी अडानी की हैं हिमाचल में, और काफी काफी बड़ा एरिया जो है इनके पास हिमाचल गवर्नमेंट ने लीज पे दे रखा है, जिन फैक्ट्रीज को ये चलाते हैं। तो इन आते ही जब सुक्खू की गवर्नमेंट बनी थी तो इन्होंने महीने बाद सारे सीमेंट प्लांट हिमाचल में बंद कर दिए थे, और कितने लोग जो थे वो सड़कों पे उतर आए थे। लोगों की रोजगार सीमेंट प्लांट से जुड़ी है, सैकड़ों ट्रक जो है सीमेंट प्लांट में लगे हुए हैं। फिर उस वक्त भी 40 दिन का गतिरोध चला था, और उसके बाद ये सीमेंट प्लांट खुले थे। तो सुक्खू की पॉलिसीज जो हैं वो अडवाणी को सूट नहीं कर रही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, सेब लॉबी जो है वो भी वो भी अडवाणी के खिलाफ है सारी, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े गोदाम जो है हिमाचल में बना रखे हैं, और जितना टॉप क्वालिटी का एप्पल जो है वो सारा खरीद लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं। और जब मार्केट में 300 रुपए रेट होता है तो उन गोदामों से वो सेब जो है वो बाहर निकलता है। तो उससे भी एप्पल ग्रोअर जो है वो उससे भी खुश नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अडानी के हिमाचल में इंटरेस्ट नहीं है, उसके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हिमाचल की राजनीति पे अडानी पूरी नजर रखता है कि कैसे क्या किया जाए, और आपको पता है अडानी को ब्लेसिंग किसकी है, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं सर। तो इसके अलावा और बीजेपी का जो अब रोल है, अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के पास 6 से ज्यादा जो निकले हुए हैं, इससे ज्यादा कोई लोग जाएंगे और ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी। अगर जाएंगे कोई, अगर निकलेंगे कोई, तो वीरभद्र परिवार से लोग जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस छोड़ के निकले। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो इंटरेस्ट हैं व्यापारिक समूह के भी, वे भी कहीं न कहीं रोल प्ले करते हैं। लेकिन साथ ही आपने कहा कि जो अगर कोई पार्टी से अब जाएगा भविष्य में, तो उसमें वीरभद्र सिंह के परिवार से वह जाए। लेकिन गिरीश जी, आपको क्या लगता है कि वीरभद्र सिंह का जो परिवार है, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया है। हालाँकि उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अपना मतलब सारा दिया है, कुछ राजनीतिक जो उनके जीवन रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और उनके प्रभाव से भी कांग्रेस को भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें 6 बार मुख्यमंत्री बनाया। उनकी पत्नी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल में, तो कांग्रेस ने भी लगातार उन्हें सब कुछ दिया है। उसके बावजूद ऐसे कौन से कारण हैं, केवल अपने हितों के लिए ही कि कांग्रेस को वह आज जो स्थिति में जो विवाद सामने आ रहा है, उसमें कहीं न कहीं उनकी भूमिका भी देखी जा रही है। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं कि आदमी की जो राजनीतिक पूरी एक यात्रा होती है, किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो केवल कांग्रेस का ही नहीं, अन्य हम सब पार्टियों की समग्र अगर समग्रता से हम बात करें, तो देखते हैं कि राजनीतिक की जो विचारधारा होती है, राजनीतिक जिस जीवन परिवेश में आदमी पूरा अपना राजनीतिक करियर को बढ़ाता है, उसके बावजूद भी ये कहीं न कहीं उन चीज़ों को छोड़ता बीच में वो प्रतीत होता है कि केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए। ये ऐसे कौन से कारण हैं जो राजनीतिक व्यक्तियों के मन मस्तिष्क पर हमेशा हावी रहते हैं, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हो? देखो, उनकी महत्वाकांक्षाएं ये है कि वो चाहते हैं कि सत्ता की जो कमान है वो उनके हाथ में रहे। 25-30 साल तक वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, और हॉली लॉज से सारा हिमाचल की बागडोर चलती थी। तो उनका भी उनकी यही सोच बनी हुई है, और ये आज से नहीं बनी हुई है। जिस दिन सुक्खू ने ओथ ली थी उसी दिन से ये चीजें जो सारी आस्ते आस्ते क्रॉप अप हो रही हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे पास कमांड रहे सारी पावर की। लेकिन बात यह है कि उनके साथ ज्यादा एमएलए नहीं है। उस वक्त भी जब सुक्खू चीफ मिनिस्टर बने थे तो मेजोरिटी 34-35 लोग सुक्खू के साथ थे। उस वक्त 40 में से 34-35 लोग सुक्खू के साथ थे, इनके साथ कोई बहुमत नहीं था। उस वक्त भी ये जो बघेल हैं अपना एक्स चीफ मिनिस्टर, तो इन्होंने साफ इनको बोल दिया था कहते कि आपको हम डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप के अलावा बाकी कुछ नहीं दे सकते। चीफ मिनिस्टरशिप के जहां की बात है, चीफ मिनिस्टर सुक्खू ही होगा। लेकिन अब ऐसा है कि जैसे जैसे सुक्खू के खिलाफ रोष बढ़ता गया और कुछ लोग सुक्खू के एंटी हुए, उस चीज का इन्होंने बेनिफिट उठाया। इसके अलावा इनके जो संबंधी हैं पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, वो पहले ही भाजपा में जा चुके हैं, और भाजपा में वो अपना आजकल पंजाब में भी उनका काफी दबदबा है, भाजपा में उन्होंने बना के रखा हुआ है।
तो उधर से भी इनको प्रेशर है कि कांग्रेस पार्टी में क्या रखा हुआ है और आओ आप बीजेपी में आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी में भी जाके कोई फायदा नजर नहीं आता है। बीजेपी में जो हिमाचल में बीजेपी के धुरंधर बैठे हुए हैं वो कहाँ इनको टॉलरेट करेंगे। तो बीजेपी भी हिमाचल में, मैं बीजेपी को भी कमजोर नहीं समझता हूँ। हिमाचल में 25 सीटें हैं उनके पास भी, तो ऊपर में वो सेंटर में सत्ता में है। तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी में जाके भी ये स्ट्रॉन्ग होंगे, बीजेपी में जाके भी ये कमजोर ही होंगे। इसलिए ये वेट एंड वॉच की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इनके या तो सुक्खू चीफ मिनिस्टर रहेगा, अगर सुक्खू के खिलाफ फिर विद्रोह होता है तो मिड टर्म पोल भी हिमाचल में हो सकते हैं। इसके बारे में भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप मैथमेटिक्स देखिए, इस वक्त 6 को निकाल दीजिए, 62 एमएलए इस वक्त हैं, 62 में से 34 कांग्रेस के साथ हैं और 28 जो है 28 जो है वो अपना बीजेपी के साथ है। बीजेपी में 25 + 3 जो 3 है वो इंडिपेंडेंट है। अब 3 लोग अगर कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं और उधर बीजेपी में 31 या 32 हो जाते हैं तो माइनॉरिटी में गवर्नमेंट आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में सुक्खू सबसे पहले विधानसभा असेंबली डिसॉल्व करने की बात सबसे पहले करेगा। वो रिकमेंड करेगा कि असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए। तो वो सुक्खू लास्ट गेम जो सुक्खू के पास होगी खेलने के लिए वो यही होगी कि बेहतर है कि किसी और को सत्ता सौंपने से तो बेटर है कि फ्रेश इलेक्शन हो जाए। हाँ, अगर फ्रेश इलेक्शन होते हैं तो ये जितने बागी लोग हैं इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई 1-2 भी जीत के वापस आएंगे। कोई नहीं लगता मुझे, एक भी जीत के वापस आने वाला नहीं है। और हिमाचल की जनता कभी गद्दारों को माफ नहीं करती है। ये हिमाचल की हिस्ट्री रही है। यहाँ पे जब भी वोट होता है तो परफॉर्मेंस पे होता है और मेरिट पे लोग वोट करते हैं। कोई यहाँ पे किसी किस्म का कोई ये कर दो, लोगों को लोभन दो, वो बात हिमाचल में नहीं चलती है। लोग अपनी मर्जी से वोट करते हैं। मैं पालमपुर में बैठा हूँ, पालमपुर में जो मेरा एमएलए है वो एक परिवार है, पिछले 30 सालों से 40 सालों से वो राजनीति में है और हर बार वो लोग जीतते हैं। उसका बड़ा कारण है कि वो बड़े नीट एंड क्लीन लोग हैं। उनके खिलाफ वो अपनी जेब से पैसा खर्च के राजनीति करते हैं। तो बीजेपी ने करोड़ों रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए अपना कैंडिडेट जिताने के लिए हर बार, लेकिन कभी नहीं जीत सके वहां। तो हिमाचल में मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी बागी हैं दोबारा वापस आएंगे। ये मुझे नहीं लगता। अगर इलेक्शन होता है तो सुक्खू सबसे बड़ी बात सुक्खू यही करेगा, इनको लेसन वो यही सिखाएगा। जी। आपने बड़ी बात कही कि जो हिमाचल की जो कल्चर है, जिस तरह से आपने कल्चर का उल्लेख किया कि यहाँ पर इस तरह के जो पार्टीज को धोखा देते हैं या गद्दारी करते हैं, उन्हें वहाँ की जो जनता है माफ नहीं करती है और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो गिरीश जी से रविंदर जी ने बड़ी बात की कि राजनीतिक कल्चर जो है हिमाचल के लोगों की, कि उन्होंने उसको मुख्यतः उसका प्रकाश में लाए कि किस तरह के लोग की सोच है वहाँ पे, किस तरह के लोग सोचते हैं। तो ऐसे में गिरीश जी आपको क्या लगता है कि वर्तमान का जो राजनीतिक दौर है, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन ये था कि पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को हम देखें, समझें कि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम लगातार पिछले 10 साल में जो राजनीति बदली देश की, दल बदल की राजनीति को बड़ा बढ़ावा दिया गया है और खासतौर सत्ता पक्ष में विपक्षी अगर दलों की पार्टी सरकार है कहीं, तो उनको गिराने का जो खेल है राजनीतिक तौर पर, वह क्या कहता है। और साथ ही उत्तर प्रदेश की हम बात करें राज्यसभा चुनाव की या हिमाचल की बात करें तो, लेकिन जो एपिसोड घटित हुए हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए भी कुछ सबक है, कुछ लेसन है इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात? नहीं प्रशांत जी, सूद साहब ने बहुत ही अच्छी गिनती बता दी। अब ये तो वो लोग भी कर रहे होंगे कि जब अब इनके पास विकल्प ही नहीं है तो अब और ज्यादा तोड़फोड़ क्या करेंगे। इन्होंने तोड़फोड़ तो एक बार महाराष्ट्र में करके देख ली। आज जहां पर भी इन्होंने सरकार गिराई है वहां पे वो चैन से अपना कारोबार तो चला नहीं पा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, तो ये तोड़फोड़ करके करेंगे क्यों? क्योंकि अगर स्टेबल गवर्नमेंट वहां पर भी नहीं है तो इनको सारे काम कराने में दिक्कत तो होगी। तो सीधी सी बात है। और जैसे इन्होंने बताया कि नॉर्थ बेल्ट में ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जो आपको मेरिट्स पे वोट देते हैं, तो इस पे अगर आप जितनी तोड़फोड़ करोगे उतने ही वोट आप अपने कैंडिडेट के काटोगे कि भाई ये तो बदमाशियां ही करना जानते, काम करना नहीं जानते। और फिर ये अडानी वाला फैक्ट्री इसमें लग गया है तो अब उसी पे भी डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट में देख लिया, जहां जहां पर भी जंगल लेने हैं या खुदाई करनी है अडानी जी को, वहां पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, पीछे से वो बिल पास हो जाते हैं और वो जमीन दे दी जाती है। फॉरेस्ट एक्ट में इतने सालों से 1886 से चल रहा था, उसको आपने खत्म कर दिया। आपने कंपटीशन का एक्ट खत्म कर दिया। आपको जो बेचना है वो आप बेच रहे हो।
तो अब पब्लिक की समझ में आ रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहां पर है, तो मेन प्रॉब्लम यहां पर हो रहा है। और किसानों से आपको क्या दुश्मनी है? किसानों को आपने खुद बोला था 22 तक हम दुगनी आय कर देंगे। आज फर्टिलाइजर की कॉस्ट कहां चली गई है, और फर्टिलाइजर का फायदा ले कौन रहा है? 3,000 रुपये का यूरिया जो आता है उसमें किसान तो 300 रुपया देता है, 2,700 रुपया कमा कौन रहा है? वो इन्हीं के तो चट्टे बट्टे हैं जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं या कोऑपरेटिव्स हैं, और वो फिर बॉन्ड में लेके आपको पैसा दे रहे हैं। तो आपने तो पूरी एक डाकूगिरी की सिस्टम सेट की हुई है। अब ये पब्लिक की समझ में आ रहा है धीरे से। और एक बात जैसे अभी हिमाचल में आपने बोली, तो ये जो राजे रजवाड़े हैं इनको कांग्रेस ने बिल्कुल अपने साथ रख के लिमिट में रखा था। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जैसे शिवराज सिंह को आपने आगे किया तो कुंवर साहब चले गए भाजपा में बैठ के, लेकिन आज उनकी वहां पे क्या गत है? उनकी चौकीदार से अलावा कोई ज्यादा उनकी वहां पे है ही नहीं। तो ये इतना तो समझ रहे होंगे कि वहां जाके आप करोगे क्या? वहां पे तो दो के अलावा किसी की कोई इज्जत है नहीं। जो बड़े बड़े स्टालवर्ट बैठे थे, राजनाथ सिंह जैसे, गडकरी जैसे, उनकी आज कोई जब से नहीं है, तो ये वो राजा रजवाड़ा लेके जाके करेंगे क्या? तो ये भी थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे थे कांग्रेस पे, लेकिन कांग्रेस ने एक टूक बोल दिया है तो अब शायद ये भी सबलाइन हो जाएंगे। और सूद साहब ने बिल्कुल गिनती बता दी कि कितना इनको मेहनत करना पड़ेगा। अगर इनको माइनॉरिटी में लाना है तो इतने आदमी फोड़ोगे कैसे? उतना वक्त का है। और वहां पे अगर जो आदमी ईमानदारी से पॉलिटिक्स कर रहा है उसके पीछे सीबीआई ईडी जा नहीं पाएगी। आप जबरदस्ती कितनों को जेल में डालोगे, और जितना आप करोगे वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो हिमाचल ने मेरे ख्याल से काफी पूरे देश को एक अच्छी रणनीति सिखा दी है कि आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। आपका वो ओरा टूट गया कि आपसे लोग डर रहे हैं, आपने जो एक्शन कर दिया वो कर लेंगे, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। वो हम बचपन में जैसे बच्चों को बोलते हैं ऐसे मत करो, दाढ़ी वाला आएगा तुमको ले जाएगा। अब वो दाढ़ी वाला आ तो रहा था, लेकिन अब दाढ़ी वाला का डर निकल गया लोगों में, तो अब सामने जवाब दे रहे हैं। सोशल मीडिया को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन गॉड फॉरबिड, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए शायद मैं मानता हूं कि चीफ जस्टिस बिल्कुल समय पे आके बैठे, और वो जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं और वो जो डिलीवरी दे रहे हैं जजमेंट की, उसमें वो भी बहुत बड़ा डर इनमें बैठ गया है कि अब शायद ज्यादा गलत चलेगा नहीं। तो मैं समझता हूं अभी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, कोई तो होगा जो डेमोक्रेसी को बचा लेगा, नहीं तो आप समझ लो कि ऑटोक्रेसी इस देश में बैठ जाने वाली। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं कि 1 मिनट की टिप्पणी आप दोनों से मैं चाहूंगा। तो रविंद्र सूद जी, सुक्खू की जो राजनीति है, सुक्खू की राजनीति पर अगर हम केंद्रित कर रहे हैं अपनी इसके डिस्कशन को, कि जैसे कि सामान्य बड़े परिवार से आते हैं और हमेशा कहा भी है उनको, जिस तरह से उनका कार्यशैली भी दिखाई देती है बड़ी सामान्य मतलब दिखाई देती है, उसमें किसी तरह का दिखावा या आडंबर वो दिखता नहीं है सुक्खू की कार्यशैली की या जीवन शैली की हम बात करें। तो ऐसे सुक्खू की जो राजनीतिक शैली है हिमाचल के अंदर, क्या लोग किस तरह से उसे डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से उसे लोग वहां परिभाषित करते हैं? आपको मतलब क्या लगता है आपको इस बारे में कि हिमाचल के लोगों में सुक्खू की जो पर्सनैलिटी को लेकर तमाम तरह की जो बातें कही जाती होंगी, अच्छी बात भी और नेगेटिव बात भी, लेकिन जो एक आम आदमी सुक्खू को लेकर क्या सोचता है, सुक्खू की जो मुख्यमंत्री पद जो काल रहा है 1 डेढ़ साल का, उसमें आम आदमी के मतलब किस तरह से क्या विचार रहे हैं, क्या सोच है आम आदमी की? रविंद्र सूद जी। देखिए, ऐसा है कि सुक्खू एक बिल्कुल सिंपल साधारण परिवार से आए हैं। इनके फादर एक ड्राइवर थे हिमाचल गवर्नमेंट में, और उसके बाद वो ये शिमला में रहे और शिमला में पढ़े, और शिमला में इनके फादर का सरकारी क्वार्टर होता था, उसमें पढ़े। उसके बाद ये एनएसयू में आए, और उसके बाद यूथ कांग्रेस में आए, और फिर ये सत्ता में आए। बिल्कुल ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इनकी जो इनके बाकी मासिस में भी इनकी काफी पकड़ है। ऐसा नहीं है कि लोग भी इनको बहुत पसंद करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी कमजोरी जो इनकी है कि ये डिप्लोमेसी नहीं जानते बिल्कुल भी, और ये एक ब्लंट सी बात करते हैं, और उस ब्लंट बात से लोग जो है इनसे नाराज हो जाते हैं। दूसरा एक ड्रॉबैक इनकी है कि डिसिसिव नहीं है। जैसे किसी चीफ मिनिस्टर को डिसिसिव होना चाहिए, एक डिसीजन अभी ले लिया, मिनट में ले लिया, और वो डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लेते हैं। उसकी वजह से इनके साथ लोगों की जो नाराजगी थी वो रोज रोज बढ़ रही थी। कई चीजें देखो, हिमाचल में जब बरसात में इतना नुकसान हुआ तो उस चीज को इन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया उस वक्त, उसमें दो राय नहीं है। ये कई दिन तक शिमला से बाहर रहे और सड़कों में सुक्खू नजर आता था उस वक्त। तो कई बातें सुक्खू की बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव बातें ये है कि पहले आज तक कभी मिनिस्टर भी नहीं रहे ये, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा नहीं था, तो उसकी वजह से इनके साथ ये इंसिडेंट्स हुए, एमएलए नाराज हुए। दूसरा
ब्यूरोक्रेसी जो है, आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ होना बड़ी जरूरी है। वो इनकी पकड़ ब्यूरोक्रेसी पे नहीं है। ब्यूरोक्रेट तो आपको पता है वो सबसे चुस्त और चालाक लोग होते हैं, उनको जितना मूर्ख लीडर मिले वो उससे खुश रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी इनका जो डैमेज करने में ब्यूरोक्रेसी ने भी इनको काफी नुकसान पहुंचाया। तो ऐसी बातें लगती हैं जिससे सुक्खू, अदरवाइज सुक्खू में पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो उसका अपना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। जी, जी। जैसा आपने सुक्खू जी की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया, तो उससे ये तो एहसास होता है कि सरल एक तो राजनीतिक व्यक्ति है वो। तो मैं गिरीश जी के पास आता हूँ। गिरीश जी, आपको क्या लगता है सुक्खू की पर्सनैलिटी को जैसे रविंद्र सूद जी ने डिफाइन किया, आपकी नज़र में सुक्खू की राजनीतिक शैली किस तरह से है? और जो ब्यूरोक्रेसी की बात कही रविंद्र सूद जी ने, क्या वह भी कुछ कारण है पूरी इस घटनाक्रम के पीछे? नहीं, सूद साहब ने जो बात करी वो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ममता जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी को देख लीजिए, उनका अपीयरेंस क्या था? उनका अपीयरेंस ही उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। आप 10 लाख का सूट पहन के चलोगे तो 5 लोग और भी आपसे नाराज हो जाएंगे कि ये क्या है, 9,000 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं, 5 करोड़ की कार में घूम रहे हैं। वो स्लीपर पहन के केजरीवाल निकल जाता है, ममता जी व्हाइट साड़ी और स्लीपर, तो उनको ये लगता है ये अपने में से है। लोकशाही में आप उनकी तरफ के लगो और उनके नजदीक लगो, ये बहुत जरूरी होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल केस कर दूं, हमारे वहां पे जो एमएलए थे वो बिल्कुल अपना वो आयरों के कपड़े पहनते थे, वो एंड तक आज भी वही पहनते। वो व्हाइट कपड़ा लंबा सा उनका झोला होता था। वो बंदा पहली बार जब एमएलए बने तो वो एक वेजिटेबल मार्केट में आके बैठते थे, और जो भी आदमी आता था उसी वक्त फोन करेंगे, उसके किसी आदमी को बोलेंगे उससे बात करो, इसका काम करवा दो, आप इससे मिल लेना। सब रिकॉर्ड मार्जिन से वो बंदा जीता था 30,000 वोट्स, 1.5 लाख के इसमें। लेकिन वही आदमी जब दूसरी बार और तीसरी बार एमएलए बना और जब उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गई, कोई फॉर्च्यूनर में घूमने लगा, रास्ते में उतर के बात नहीं करना ना, तो उसका मार्जिन धीरे धीरे कम होने लग गया और एंड में ये हुआ कि ये गॉट डिफीटेड। तो आपको लोकशाही में लोगों के नजदीक लगने के लिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, और ये केजरीवाल ने बहुत अच्छे समझ के उसको इम्प्लीमेंट किया था। ढीला ढाला शर्ट पहन के जाना और ये करूंगा, और ममता जी भी आप स्लीपर पहन के चली गई, किससे ही बात करी वो करी, वो ये कैरेक्टर आप भाजपा वालों में या मोदी जी में नहीं देख सकते। तो धीरे धीरे उनका जो ये डिटैच होने लगा पब्लिक के साथ, ये कि भाई वो तो बंदा मिलता ही नहीं है, क्या बात करेंगे। तो लोकशाही में बहुत जरूरी है, जैसे इन्होंने उनका बैकग्राउंड बताया कि भाई क्योंकि उनका बचपन से ये बड़ा सिंपल सा लाइफ स्टैंडर्ड रहा है, और वो सही बात बताया कि ब्यूरोक्रेट्स तो बहुत ही क्रूक होते हैं, अगर आप उनको कंट्रोल में नहीं रखो तो वो आपका तो खेल कर देंगे। तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो पहले पॉलिटिक्स में नहीं रहे, तो कांग्रेस पार्टी को ये समझाना चाहिए कि वो बंदा नया है, उसके साथ आप कोऑपरेट करें, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। और सबसे अच्छा ये है कि रॉयल फैमिलीज को आप दूर ही रखो। रॉयल फैमिलीज ने जिस भी पार्टी में रहे उनका उन्होंने सत्यानाश करा, क्योंकि उनका ईगो अभी भी जाता नहीं है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि राजे रजवाड़े रहे नहीं। आज भी उनका अप्रोच, हमारे यहाँ राजे रजवाड़े चले गए, आज भी वो जब राजा का 3rd जनरेशन निकलता है तो उसको रोड पे ऐसा है, वो लगता है कि लोग मेरे को सामने देख के झुके। तो ये जो एटीट्यूड है उनका, वो ये पॉलिटिक्स में नहीं चल पाएगा लोकशाही में। अभी धीरे धीरे जैसे आदमी पढ़े लिखे हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, तो अपना हक समझ रहे हैं, तो वो हर आदमी को अपनी साइज पे रखने की हर टाइम कोशिश करेंगे, और ये फ्यूचर का यही पॉलिटिक्स है इंडिया का। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं। जिस तरह से रविंद्र सूद जी ने और गिरीश जी ने पूरे विषय की व्याख्या की है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं गिरीश जी का और रविंद्र जी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारे दर्शकों के लिए अपना व्यस्त समय से समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, पुनः आभार। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।